हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है ओल्ड इंग्लिश, मतलब जो अंग्रेजी के डेवलपमेंट की जो कहानी है, उसमें जो अंग्रेजी का सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ, जो शुरुआती डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई और उस पर कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसकी ही चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ध्यान रखेंगे, चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन जितनी बातों को मैं बता रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से, दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा रिसर्च इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो हम इसमें ऐसा भी बनाएंगे जिसमें सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को एक जगह रख के आपको हम समझा भी देंगे, लेकिन थोड़ा अभी जो बुक है उसके लाइंस को दिखाते हुए, बताते हुए कि भाई जो बातें आपके सामने हम रख रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है। तो इन सब बातों को दिखाते बताते आपके सामने तीसरा चैप्टर पेश खिदमत है। चलिए, ओल्ड इंग्लिश मतलब अंग्रेजी के डेवलपमेंट का 3 एज है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। पहला एज है ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। कह रहा है कि जो अंग्रेजी के डेवलपमेंट का, अंग्रेजी के इतिहास का जो पहला पीरियड है, पहला युग है, उसी का नाम ओल्ड इंग्लिश है। और इसका कुछ और भी नाम है। इसको ओल्ड इंग्लिश, इसको ओल्ड इंग्लिश के अलावा एंग्लो सेक्सॉन और एंग्लो केल्टिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे लोकप्रिय नाम ओल्ड इंग्लिश वाला ही है। इस युग की शुरुआत कब हुई थी ये आपको पता होना भी चाहिए। 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक, मतलब शुरू हुआ है 449 ईस्वी से और ख़त्म हुआ है 1066 ईस्वी से, ठीक है। और ये जो वर्ष है ये 2 महत्वपूर्ण इन्वेजन्स को दर्शाता है। मतलब 449 ईस्वी में भी आक्रमण हुआ है और 1066 में भी आक्रमण हुआ है। ऐसे भी आपको पता ही है, इतिहास शुरू और अंत युद्ध से ही हुआ है, होता है सामान्यतः, ठीक है। इसमें अपवाद को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर कह रहा है आगे देखिएगा, बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ एंग्लो सेक्सॉन कैसे लोग थे, कह रहा है एंग्लो सेक्सॉन्स वर फियर्स, मतलब हमलावर, वॉर लाइक ट्राइब्स, युद्ध प्रेमी जनजाति थे जो कि यूरोप के ही थे। और इन्होंने इन्वेजन किया, हमला किया 449 ईस्वी में, जो कि आपको याद हो पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ये जो एंग्लो सेक्सॉन थे वो जर्मेनिक ट्राइब्स ही थे, जर्मेनिक लोग ही थे, जर्मनी के ही आदिवासी इत्यादि थे, जिसने केल्टिक ब्रिटेन पर हमला किया था। केल्टिक ब्रिटेन कहने का मतलब उस ज़माने में ब्रिटेन के जो मूल निवासी थे उनको केल्टिक कहा गया है, इसलिए यहाँ पर केल्टिक ब्रिटेन की बात है, ठीक है। और उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, जर्मेनिक इंग्लैंड में मतलब इंग्लैंड जहाँ जर्मेनिक ट्राइब्स ने हमला किया तो वो जर्मेनिक इंग्लैंड बन गया, ठीक है। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन लोगों ने हमला किया था 1066 ईस्वी में इंग्लैंड पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नॉर्मन लोग कुछ नहीं थे, ये फ्रेंच लोग ही थे, फ्रेंच फ्रांस के लोग थे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे। और कह रहा है इसमें थोड़ा ये भी बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा पढ़ देते हैं। रिलेशनशिप, संबंध बिटवीन केल्ट, केल्ट मतलब इंग्लैंड का मूल निवासी, और जो हमलावर थे, इन्वेडर्स थे, उनके बीच में जो संबंध था उसको डिस्क्राइब सही ढंग से, एक्यूरेटली सही ढंग से डिस्क्राइब करना संभव नहीं था। इस मतलब वो बताना पॉसिबल नहीं है, उस ज़माने की बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, इस कारण ये बताना पॉसिबल नहीं है कि जो हमला किए जर्मेनिक ट्राइब्स एंग्लो सेक्सॉन और जो लोग वहाँ पहले से थे इंग्लैंड के, जिनको केल्टिक कहा गया है, उनके बीच कैसा संबंध था। लेकिन बस यही है कि दोनों एक दूसरे के अगल बगल में ही सेटल डाउन हुए होंगे, रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि आगे चल के जो एंग्लो सेक्सॉन थे वही हावी हुए वहाँ इंग्लैंड पर, डोमिनेट किया, क्योंकि वो जीते हुए थे। और उन्होंने 7 किंगडम वहाँ स्टैब्लिश किया, जिसको एंग्लो सेक्सॉन हेप्टार्की कहा जाता है, ठीक है। और इस सभी साम्राज्य का जो लीडरशिप था, आधिपत्य था,
वो सब धीरे धीरे किसके पास चला गया, वो सभी सब के सब धीरे धीरे ये जो एंग्लो सैक्सन थे उन्हीं के पास चला गया, क्योंकि एंग्लो सैक्सन लोग थे वो उनके पास बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, उनके पास समझने की पॉलिटिक्स समझने की अच्छी क्षमता थी। और केल्टिक लैंग्वेज जो कि इंग्लैंड का मूल भाषा था वो बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हो इन लोगों ने किया। जो जीतेगा उसी का सब कुछ चलता है। एंग्लो सैक्सन जीता है तो उन्होंने अपनी ही भाषा को धीरे धीरे वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया, और केल्ट की भाषा जो है धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो गई। थोड़ा सा यहाँ बताया है कि कुछ हैंडफुल ऑफ केल्टिक वर्ड्स, आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो नाम मात्र का कुछ केल्टिक वर्ड जो है वो अंग्रेजी में है, जो कि विशेषकर जगह इत्यादि के नाम से है। यहाँ आपको 2-4 एग्जाम्पल दिया है। प्लेस नेम केंट है, लंदन है, नदी का नाम है थेम्स है, एवन है। यही सब केल्टिक नाम है जो आज भी इंग्लैंड में है। नहीं तो सामान्यतः इंग्लैंड का जो मूल भाषा जो केल्टिक भाषा था उसका समापन हो गया है, और वहाँ पर आज के डेट में हर जगह आप गौर करेंगे वो जर्मेनिक भाषा जो उस ज़माने में थी वही धीरे धीरे इंग्लैंड की भाषा बनता गया है। ठीक है। चलिए, ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए इंग्लैंड की डायलेक्ट्स। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया है कि इंग्लैंड में 4 तरह की क्षेत्रीय भाषा थी। ठीक है, अब 4 तरह की क्षेत्रीय भाषाएं थी। हर जगह होता है, भारत में भी। अपने बिहार का भी एग्जाम्पल ले लेंगे तो मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। इस तरह की भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हर जगह होती है। तो वही कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश जो था वो एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं रहा है, वो एकमात्र भाषा नहीं रहा है। मतलब इंग्लिश भी जो था वो एक सिंगल भाषा नहीं रहा है, वो कुछ भागों में बटा हुआ था। इसकी चर्चा यहाँ है। कह रहा है कि वी कैन डिस्टिंग्विश, हम लोग अंतर कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में जितने भी इंग्लैंड में जो भाषाएं थी उनको 4 भागों में आप बांट सकते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन था? वो केंटिश था, नॉर्थम्बियन था, मर्सियन था और वेस्ट सेक्शन था। ठीक है, और ये इसलिए था, इसके लिए हाँ कारण भी दिया है। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये समझने योग्य है, बिकॉज 3 different Anglo-Saxon tribes were involved, and it was but natural that a variety of languages existed। कह रहा है कि ये जो एंग्लो सैक्सन थे जो कि इंग्लैंड पर हमला किए थे, उनके खुद की ही 3 प्रजाति थी, और 3 जाति प्रजाति थी तो उनका भाषा एकदम एग्जैक्टली एक तो होता नहीं है। ठीक है, मान लो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में है, वहाँ भोजपुर का भी आदमी है, मिथिला का भी आदमी है। ठीक है, वो इंडियन आर्मी ही है, लेकिन अगर वो बात करेगा, अगर हिंदी भी बात करेगा ना, तो उसका जो बोलने का अंदाज है थोड़ा बदला रहता ही है। जैसे इधर का वैशाली इलाका कोई व्यक्ति होगा धूप कहेगा, वो छपरा का की तरफ का होगा कहेगा घाम। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है हर जगह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आगे कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या क्या गुण अवगुण था, थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ओल्ड इंग्लिश ज़माने का जो कुछ भी मिला है, थोड़ा बहुत ही मिला है, जो भी लिटरेचर इत्यादि है आज नाम मात्र का ही है, वो डिफ़िकल्ट रीड है, उनको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उनको समझना भी बहुत बढ़िया से संभव नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि वो सारा कुछ जो है ना एकदम दूसरे दुनिया से, स्पेलिंग जो उसका है एकदम एलियन स्पेलिंग है, डिफरेंट टाइप का है, ये होता ही है। अब आज से 1000 साल पहले की बात को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा ही। आपने 1-2 पोयम भी पढ़ा है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, गो का स्पेलिंग GOE था, सन का स्पेलिंग SUNNE था। तो ये तो इधर की बात है, 200-300-400 साल पहले की बात है। और आप 1000 साल पहले की बात करेंगे तो उस ज़माने में ग्रामर भी नहीं था बढ़िया, शब्द भी मतलब आज के हिसाब से नहीं थे, अलग तरह का सब कुछ था, ग्रामर का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हुआ करता था। इस कारण उस ज़माने की बातों को पढ़ना समझना पॉसिबल नहीं था। ये उसका एक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और यहाँ एक और बात दे रखा है कि जो एंग्लो सैक्सन थे जो वहाँ इंग्लैंड पर हमला किए थे, वो जो लिखने की पद्धति यूज करते थे उनको र्यूनिक अल्फ़ाबेट्स कहते थे। इसका ध्यान रखिएगा, एंग्लो सैक्सन जिस लिखने की पद्धति को, जिस अल्फ़ाबेट्स को यूज करते थे उसको र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहते थे, जो कि एकदम सीधा सीधा लाइंस का
बना हुआ करता था। विदाउट कर्व, उसमें किसी प्रकार का कोई कर्व, देखिए यहाँ लिखा है, किसी प्रकार का कोई कर्व, उसमें स्ट्रेट लाइन से बना होता था, उसमें किसी प्रकार का कोई कर्व नहीं हुआ करता था। ठीक है। और ये सब जो चीज़ें थी ना, वो कहाँ मिला है तो दिखता है, मतलब उस जमाने के तलवार इत्यादि, चाकू इत्यादि के हैंडल पर, तलवार इत्यादि के हैंडल पर, इन सब चीज़ों पर, ज्वेलरी इत्यादि जो ज़माने का मिला है उस सब पर इस तरह का अल्फ़ाबेट्स उकेड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे लोग उस ज़माने के अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं, देख पाए हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि छठी शताब्दी के बाद से जो है, 6th सेंचुरी के बाद से क्रिश्चियन धर्म का उदय हुआ, और धीरे धीरे रोमन स्क्रिप्ट जो है ना, रोमन पद्धति जो लिखने का था, वो सब जगह फैला गया, क्योंकि पूरे यूरोप में क्रिश्चियन धर्म फैल गया है। और क्रिश्चियन धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के लिए लोग लैटिन, मतलब उसकी सारी धार्मिक किताबें लैटिन भाषा में थी, इस कारण लैटिन भाषा भी उधर बढ़ता गया। और आप इंग्लैंड इत्यादि में भी जो वहाँ की जो मूल भाषा थी, जो एंग्लो सैक्सन की भाषा थी, उसमें थोड़ा बहुत ये लैटिन भी मिक्स हो गया, थोड़ा बहुत नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि लैटिन भाषा का इंग्लैंड की भाषा पर, जो पुराने ज़माने की भाषा थी, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वहाँ के लोग भी क्रिश्चियन धर्म को मानने लगे थे। ठीक है। चलिए, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और फॉरेन इन्फ्लुएंसेज, क्या अन्य देशों की भी भाषाओं का इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा? देखिए, इंग्लैंड की तो मूल भाषा केल्टिक भाषा थी। जर्मनिक ट्राइब्स आए तो अपनी भाषा को इम्प्लीमेंट किया, उसमें जर्मनिक लोगों की भाषा उसमें मिक्सड अप हो गई। इतनी बात समझ गए। अब दूसरी भी भाषाओं का प्रभाव पड़ा, तो एक अभी मैंने बताया आपको कि लैटिन भाषा का प्रभाव पड़ा है इंग्लैंड पर, इंग्लिश पर। आज भी आप इंग्लिश जो बोलते हैं उसमें बहुत सारी लैटिन भाषा है, और लैटिन भाषा का प्रभाव इसलिए है क्योंकि क्रिश्चियन धर्म यूरोप में पूरा फैला, और क्रिश्चियन धर्म की जितनी भी धार्मिक ग्रंथ थी या किताबें इत्यादि थी, वो सब लैटिन भाषा में थी। अब धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए ही लैटिन भाषा का बोलबाला बढ़ा और इंग्लिश में मिक्स होता चला गया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, फॉरेन इन्फ्लुएंसेज ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में दूसरे विदेशी भाषाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहली बात तो यह है कि विदेशी भाषा का प्रभाव पड़ेगा क्यों, तो ये इसके पीछे कारण है रिपीटेड, लगातार बारंबार इंट्रूजन्स, हमला ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, विदेशी तत्वों का इनटू इंग्लिश वोकेबलरी। देखिए, ये इसलिए हुआ है कि इंग्लैंड पर बाहर के लोगों ने इंग्लैंड पर हमला किया है। ठीक है, चाहे वो रोमन्स हो, रोमन फॉरेन इन्वेडर्स ने हमला किया है उस पर, चाहे वो रोमन साम्राज्य के लोग हों, फ्रेंच लोग हो, स्कैंडिनेवियन हो, और जर्मनिक ट्राइब्स तो थे ही। तो जितने भी विदेशी लोगों ने वहाँ हमला किया, जो जीत गए, वहाँ रह गए, बस गए तो शासन में अपने शब्दों को प्रयोग करने लगे, धीरे धीरे वो शब्द फिक्स्ड हो गया। जैसे भारत में भी देखिएगा, अब जाने अनजाने उर्दू बोलते हैं कुछ ना कुछ। अब उर्दू इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग पर मुग़ल लोगों ने शासन किया है, वो उर्दू बोलते थे, जिस कारण हमारे रग रग में थोड़ा थोड़ा उर्दू बस गया है। ठीक है, आगे देखा जाए। अब लैटिन भाषा का प्रभाव कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ 2-4 है कि परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज लैटिन। मतलब कोई एक भाषा उतना प्रभावित नहीं किया जितना लैटिन भाषा ने इंग्लैंड पर प्रभाव डाला है। तो इसके पीछे धर्म ही था, आपको मैंने बता रखा है, थोड़ी पहले मैंने बताया है। ठीक है। कह रहा है कि एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में, लैटिन भाषा जो था उसको स्टेटस मिला था वर्ल्ड लैंग्वेज का, विश्व की भाषा लैटिन को माना जाता था किसी ज़माने में, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द इंग्लिश में प्रयोग होते हैं, जो कुछ लिखा है ये पूछेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन थोड़ा जानने के लिए। हेवन हो गया, हेल हो गया, गॉड हो गया, नहीं, ये सिन हो गया, पाप, एंजल, प्रीस्ट, सब सिंपल वर्ड्स है जो लैटिन भाषा के वर्ड है, आज इंग्लिश में यूज होता है। स्कैंडिनेवियन भाषा का भी प्रयोग थोड़ा बहुत हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इन्वेजन, जो हमला या दूसरे भाषा की जो मिक्सिंग हुई है अंग्रेजी में, जो मिक्स्ड हुआ है, वो स्कैंडिनेवियन था। देखिए, स्कैंडिनेवियन जो थे ना, वो जर्मनिक इनहेबिटेंट्स ही थे, जर्मनी के आस पड़ोस के लोग ही थे, जर्मनी के ही निवासी थे। ठीक है, और वो आज के हिसाब से नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क इत्यादि में रहा करते थे, और ये सब नेबर्स थे एंग्लो सैक्सन के 5वीं शताब्दी में।
और ये सब सी फेयरिंग पीपल थे, मतलब समुद्र इत्यादि में घूमने वाले लोग, लुटेरे इत्यादि थे, जिनको वाइकिंग्स कहा गया। वाइकिंग्स आप जानते होंगे, केजीएफ जो आया था उसमें संजय दत्त का जो कैरेक्टर था वो वाइकिंग से इंस्पायर्ड था। ठीक है, चलिए। और वाइकिंग्स लोगों का ज़माना 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक रहा है। अब स्कैंडिनेवियन भाषा का क्या प्रभाव पड़ा है, थोड़ा और गौर करेंगे। देखिए, स्कैंडिनेवियन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे बर्थ हो गया, बैंक हो गया, मोटे अक्षर में लिखा है, ये सारे वर्ड्स वहाँ से लिए गए हैं, जिसको आपको ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा एक दो ग्रामर का भी शब्द, जैसे दे है, ग्रामर में दे है, देम है, ये जो रूप सब है ग्रामर में, ये स्कैंडिनेवियन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इजारेम वर्ब का जो रूप होता है आर बी वर्ब का, वो भी स्कैंडिनेवियन भाषा से लिया गया है, सब ध्यान रखेंगे। और अब थोड़ा जरा इसमें देखिए ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कैसा था? तो लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा मिला नहीं है ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में लिखने छापने की व्यवस्था थी नहीं। थोड़ा बहुत जो मिला है उसकी चर्चा यहाँ है। ठीक है, तो कह रहा है कि लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन वेयर इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का लिटरेचर था। ठीक है, पहला कह रहा है कि पहला लिटरेचर जो वहाँ था अनडाउटेबली ब्रॉड बाय द जर्मनिक ट्राइब्स, जो कि जर्मनिक ट्राइब्स लेकर आए थे वहाँ पर इंग्लैंड में। ठीक है, जब वो इंग्लैंड पर हमला किए थे। ठीक है, और उन्होंने उसको प्रिजर्व रखा, बचा के रखा। ठीक है, और दूसरा जो था ना, और दूसरा जो लिटरेचर था वो गाना, गीत संगीत के रूप में, रिलीजियस किताबों के रूप में जो पाया जाता था शुरुआत से इंग्लैंड में। ठीक है, जो इंग्लैंड में आया। ठीक है, और कुछ किताबों का नाम आपको दे, ऐसे यहाँ स्पष्ट तौर पर हम बता दें आपको कि इंग्लैंड में ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में, जिस ज़माने का इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं है, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा किताब था भी नहीं। ठीक है, उस ज़माने का बहुत ज़्यादा लिटरेचर है नहीं, दो चार नाम का किताब है। जैसे देखिएगा एक जीनियस है, ऊपर लिखा है, स्टर बुक्स है, वर्सली बुक्स है, ये सब किताबें हैं जो ओल्ड इंग्लिश के ज़माने में थी। ठीक है, कह रहा है कि द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड था वो अल्फ्रेड किंग का ज़माना था। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। और जो पहली किताब थी, ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण बात है। यही सब महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना है, कि जो पहली किताब थी जो कि इंग्लिश प्रोज का था, इंग्लिश के कहानी का आप मान सकते हैं, जिसका नाम था एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। इतना ध्यान रखना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जिससे आपका काम चलेगा। बाकी आपको फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें नहीं है। इन सब बातों को आप जितना हाईलाइट करके, जहाँ जहाँ मैंने पेज को हाईलाइट किया है, उतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे, आपका सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। इन बातों को आप हिंदी में याद रखेंगे, और जिन शब्दों को हाईलाइट किया है उसको थोड़ा अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे, आपसे आसानी से सभी बातें बनेंगी ही बनेंगी। चलिए, थैंक यू।